Hello everyone, this is Jajay Suryavanshi and I welcome to all of you on the platform of Virtupedia। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार स्टोरी, बहुत ही शानदार। और ये स्टोरी बेटा आपकी जिंदगी को बदल बदल कर रख देने के लिए पर्याप्त है। यू विल गेट टू नो, आज आपको पता चलेगा, यू विल गेट टू नो हाउ टू सर्च, हाउ टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ अवर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के मौके मौके ढूंढना नहीं, मौके को पहचानना सीख जाएंगे आज। I took this story from a famous book, the most famous book from You Can Win, authored by the best speaker, the best motivational speaker, Mr. Shiv Kheda। तो आइए विदाउट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। और आज की स्टोरी का जो नाम है, द नेम ऑफ टुडेस स्टोरी इज एकर्स ऑफ लैंड्स, एकर्स ऑफ डायमंड्स, एकर्स ऑफ डायमंड्स। आपको पता होगा एकर्स, एकड़ मतलब क्या होता है भाई? एकर्स का मतलब होता है खेत। और डायमंड मतलब क्या होता है? डायमंड मतलब आपको पता है, सभी को पता है, तो हीरा, डायमंड्स, यानी डायमंड का खेत, हीरो का खेत। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हमारी अफ्रीका से कि देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था भाई, इन अफ्रीका। कहां पर? अफ्रीका में। हु वाज हैप्पी एंड कंटेंट। और वो कैसा था? वो खुश था और कंटेंट था। खुश था, हैप्पी मतलब खुश, और कंटेंट मतलब संतुष्ट। अच्छा, संतुष्टि होती क्या है? संतुष्टि का मतलब है क्या? देखिए, संतुष्टि का मतलब यह है कि हमारे अंदर की क्या इच्छाओं का मर जाना, खत्म हो जाना, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रखना। क्या ये संतुष्टि है? नहीं। दरअसल हम जीना सीख जाते हैं, हम खुश रहना सीख जाते हैं, वॉट एवर वी हैव, जो भी हमारे पास है उससे। हम हमारे अंदर से लालच को खत्म कर देते हैं, हम हमारे अंदर से उन सारे नकारात्मक चीजों को खत्म कर देते हैं जो हमारे अंदर बेचैनी को उत्पन्न करती है। तो ये किसान भी कैसा था जो अफ्रीका में रहता था? कैसा था? खुश था, संतुष्ट था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, उस खेत में वो जाता था, अपनी अपनी मेहनत करता था, फसल उगाता था, अपने घर लेकर आता था, अपनी बीवी बच्चों के साथ बड़े प्यार से खाना खाता था, और रात को चैन की नींद सोता था। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, लास्ट तक चलेंगे हम, कि वो चैन की नींद सोता था। ये चैन की नींद सोने में बहुत गजब की बात है। चैन की नींद सोना तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं टेक साउंड स्लीप। क्या बोलते हैं? टेक साउंड स्लीप। भाई वो एकदम चैन की नींद सोता था। ही यूज टू टेक साउंड स्लीप। वो चैन की नींद सोता था। क्यों? क्योंकि देर वॉज अ फार्मर इन अफ्रीका हु वॉज हैप्पी एंड कंटेंट। क्योंकि वो हैप्पी भी था और कंटेंट था। अच्छा, वो हैप्पी क्यों था? क्या उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी? या वो कंटेंट क्यों था? संतुष्ट था तो क्यों था? ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज कंटेंट, एंड ही वॉज कंटेंट बिकॉज ही वॉज हैप्पी। बेटा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, खुश रहना और संतुष्ट रहना, हैप्पी एंड कंटेंट। ये एक ही सिक्के के दो पार्ट्स हैं। तो वो ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज कंटेंट, एंड ही वॉज कंटेंट बिकॉज ही वॉज हैप्पी। वो खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। क्योंकि संतुष्टि में ही खुशी छुपी होती है बेटा। हाँ, एक बात है, ये हो सकता है कि जो व्यक्ति खुश है वो संतुष्ट नहीं हो सकता। आपको छोटी सी भी चीज मिलती है ना, आप खुश हो जाते हो। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आपके पास 10 कारें, 10 बंगले हो। अगर आपको एक कार भी मिलती है ना तो आप खुश हो जाते हैं, परंतु संतुष्ट नहीं होते। एक बंगला मिलता है तो भी संतुष्ट, खुश हो जाते हैं, पर संतुष्ट नहीं होते। संतुष्टि के लिए तो फिर पूरे 10 बंगले और पूरे 10 कारें चाहिए। लेकिन क्या 10 कारें और 10 बंगले मिलने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे? खुश तो हो जाएंगे पर संतुष्ट नहीं होंगे। फिर आपकी इच्छा होगी, यार अब मुझे ना 11वीं कार लेना है, मुझे अब 11वां बंगला तैयार करना है। तो हैप्पी और कंटेंट, एक्चुअल में कंटेंट अगर होना है तो हमें इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। हमारे पास जो कुछ है उसमें हमें जीना सीखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये मजबूरी नहीं है, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। संतुष्टि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहना सीख जाते हैं, मतलब इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो हमने आज जो कहानी कर रहे हैं बहुत जबरदस्त कहानी है बेटा, कि देयर वाज अ फार्मर इन अफ्रीका हु वाज हैप्पी एंड कंटेंट। ही वाज हैप्पी बिकॉज ही वाज कंटेंट, एंड ही वाज कंटेंट बिकॉज ही वाज हैप्पी। आगे देखते हैं कि वन डे, अब उसकी जिंदगी इतनी खुशी 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 चल रही थी, जिंदगी में आनंद ही था। वो अपने खेत जाता था, काम करता था, मेहनत करता था, वहां से फसल लाता था, अपने बीवी बच्चों के साथ प्यार से खाता था, और रात को चैन की नींद सोता था। ही यूज टू टेक साउंड स्लीप, ही यूज टू टेक साउंड स्लीप। परंतु एक दिन क्या होता है? वन डे ए वाइज मैन केम, वन डे ए वाइज मैन केम टू हिम। एक बुद्धिमान आदमी आता। वाइज मैन मतलब
बुद्धिमान। अच्छा, बुद्धिमान आदमी का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। वाइज मैन, वाइज मैन का मतलब होता है बुद्धिमान आदमी। अच्छा, बुद्धिमान आदमी करता क्या है? बुद्धिमान आदमी हमेशा हमेशा फायदे की बात करता है, फायदे का सौदा करता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, बुद्धिमान आदमी हमेशा फायदे का सौदा करता है बेटा। जो हमेशा लाभ का काम करे, ऐसा काम करे जिससे उसको प्रॉफिट मिल रहा हो, वो वाइज मैन कहलाता है। मान लीजिए आप एक 100 रुपए की चीज खरीद के लाइए और उसको 90 में बेच दीजिए, क्या आप बुद्धिमान कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मैं 1,000 रुपए की चीज लाता और उसको 800 में बेच देता हूं, क्या मैं बुद्धिमान कहलाऊंगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, 1,000 रुपए की चीज में अगर मुझे 1 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स आई एम ए वाइज मैन, मैं एक बुद्धिमान आदमी हूं। मैं जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं उतना बड़ा वाइज मैन बन जाऊंगा। अगर मुझे 100 रुपए की चीज पर मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मैंने 1100 में बेच दी और 1,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, इट मीन्स व्हाट? आई एम वाइजर मैन। अब मैं ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति बेटा हमेशा सांसारिक चीजों की बातें करता है, प्रॉफिट की बात करता है, इस बाहरी दुनिया में जो जो चीजें उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसको हमारे मन की शांति से मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है? उसे बस प्रॉफिट से मतलब होती है, वो उसे सिर्फ लाभ चाहिए, वो लाभ कमाने के पीछे लगा रहता है। तो वन डे, एक दिन क्या होता है, ऐसा ही बुद्धिमान आदमी जो बाहरी सांसारिक दुनिया से प्राप्त होने वाले सारे प्रॉफिट के बारे में बात करता है, तो एक ऐसा आदमी उसके पास आता है। वन डे वाइज मैन केम टू हिम एंड टोल्ड हिम। अब आता ही नहीं है, उसको बताता भी है। अब वाइज मैन बताएगा तो क्या बताएगा? ऑफ कोर्स प्रॉफिट की बात बताएगा, धन की बात बताएगा, लालच की बात बताएगा। शांति की बात तो बता ही नहीं सकता ना। अगर वो शांत हो जाएगा तो कंटेंट बन जाएगा ना, संतुष्ट बन जाएगा वो वाइज मैन है, वो बुद्धिमान आदमी है। तो वो किसकी बात करेगा? वो धन की बात करेगा, वो लाभ की बात करेगा, प्रॉफिट की बात करेगा, ऑफकोर्स बेचैनी की ही बात करेगा, है ना। तो वन डे ए वाइज मैन कैम टू हिम एंड टोल्ड हिम, और आता है तो बताता भी है, अबाउट द ग्लोरी ऑफ डायमंड्स। ग्लोरी मतलब बेटा चमक। चमक या फिर ग्लोरी का मतलब हम बोलेंगे महत्व। और वो भी किसके महत्व को बताता है? डायमंड्स के। हर दुनिया में हर व्यक्ति की एक बार इच्छा जरूर होती है कि यार मेरे पास डायमंड हो। डायमंड दुनिया की सबसे सबसे महंगी चीज हो गई आज। अगर आपके पास डायमंड है, इसका मतलब है आप पूरी तरह से संपन्न है। संपन्न बता रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आप संपन्न है, आप रीच है, आप वेल्दी है। संतुष्ट तो नहीं बोल रहा हूं। अगर आपके पास डायमंड है तो आप रीच है, आप संपन्न है, खुश है, पर संतुष्ट तो नहीं हो सकते। तो उसे बताता है, वन डे ए वाइज मैन कैम टू हिम एंड टोल्ड हिम अबाउट द ग्लोरी ऑफ डायमंड्स। वो हीरो के महत्व को बताता है। किसे बताता है? हीरो के महत्व को। और किसको बता रहा है? ये बता रहा है उस किसान को जो कि हैप्पी भी है और कंटेंट भी है। एंड और साथ ही कहता है कि द पावर, कि उसमें एक ताकत भी होती है, दैट जो कि गोज अलोंग विद देम, उसके साथ साथ चलती है। ताकत उस हीरे के साथ साथ चलती है। आदमी भले ही कमजोर हो, आदमी जो है भले ही वो 35 किलो का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास डायमंड है, डायमंड मतलब क्या? धन दौलत संपत्ति, तो ताकतवर अपने आप हो जाता है। दुनिया उसे सलाम करने लग जाती है, ताकत आ जाती है। उसको शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है, उसे धन की ताकत से पूरी दुनिया को जीतने की ताकत मिल जाती है, हौसला मिल जाता है। तो कह रहे कि वन डे वाइज मैन केम टू हिम एंड टोल्ड हिम अबाउट द ग्लोरी ऑफ डायमंड्स एंड द पावर दैट गोज अलोंग विद देम। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी उसके पास आता है और उसको बताता है हीरे के महत्व को, और बताता है कि वो शक्ति, वो ताकत, वो बल जो उसके साथ साथ चलती है। द वाइज मैन सेड, और वो बुद्धिमान आदमी उसको आगे बताता है, क्या बताता है? कि इफ, भैया ये इफ क्या है? कंडीशनल कंजक्शन है, ये कंडीशन बता दिया कि अगर यू हैड ए डायमंड, अगर तेरे पास बेटा एक डायमंड हो गया ना, एक डायमंड सिर्फ, वो भी कितना बड़ा होना चाहिए? बोले द साइज ऑफ योर थंब, तुम्हारे अंगूठे के बराबर, तुम्हारे अंगूठे के बराबर। सिर्फ इस साइज का अगर तुम्हारे पास एक हीरा है तो क्या होगा? यू कुड हैव योर ओन सिटी। बोले जो तेरी सिटी है ना, योर सिटी मतलब आपका शहर, योर सिटी, ये ओन हो जाएगी। ओन मतलब देखिए, जब योर सिटी बोलते हैं इसका मतलब क्या है? वो शहर आपका है, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो, आप वहां रह सकते हो। और जब ओन लग गया, इसका मतलब क्या है? ये ओन शब्द क्या कर रहा है? ये ओन शब्द उसको मालिक बना दे रहा है कि इस पूरे शहर का तू मालिक बन जाएगा बेटा। तेरे पास अगर सिर्फ एक अंगूठे के बराबर इस साइज का अगर एक डायमंड का टुकड़ा है, तो यू कुड हैव योर ओन सिटी, कि पूरा शहर तू खरीद सकता है, तू पूरे शहर का मालिक बन सकता है। और आगे लालच बढ़ाता है वो, क्योंकि वाइज मैन है, ऑफ कोर्स ग्रीड, लालच की बात करेगा। क्या कहता है कि इफ यू हैड अ डायमंड, कि अगर तेरे पास डायमंड हो, द साइज ऑफ योर फीस्ट। फीस्ट मतलब क्या? फीस्ट मतलब ये ये साइज, मुट्ठी का साइज। बोले अगर बेटा तेरे पास एक मुट्ठी के साइज के बराबर का अगर डायमंड हो गया, इतना बड़ा डायमंड अगर तेरे पास है, तो यू कुड प्रोबेबली ओन योर ओन कंट्री। तो फिर शायद
ये पूरा देश ही तू खरीद ले, पूरा देश का मालिक बन जाए। ये ओन का मतलब क्या है? ये ओन का मतलब है मालिक बना देना। ये हैव का स्ट्रॉन्ग रूप हो गया बेटा। हैव का मतलब होता है पास में होना। मैंने कहा भाई आई हैव अ पेन, मैंने कहा आई हैव अ पेन, हो सकता है ये पेन किसी और का भी हो, लेकिन पास में मेरे है, पर मैं मालिक नहीं। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है पर मैं इसका मालिक नहीं हूं। लेकिन अगर मैं यहां हैव की जगह ओन लगा दूं, आई ओन अ पेन, मतलब मैं इस पेन का मालिक हूं। हैव का स्ट्रॉन्ग रूप हो गया ये, कि यू कुड प्रोबेबली ओन योर ओन कंट्री। बोले अगर एक मुट्ठी के बराबर तेरे पास बेटा अगर एक हीरा आ गया ना, तो बोले तेरे पास इतनी संपत्ति, इतनी ताकत हो जाएगी कि तू पूरे देश को खरीद सकता है, पूरे देश का मालिक बन सकता है। हैविंग सेड दैट, ऐसा कहता है, और ऐसा कहने के बाद ही वेंट अवे, वो चला जाता है। कौन चला जाता है? वाइज मैन। हैविंग सेड दैट ही वेंट अवे। उसके बाद जब चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है? अब वो किसान के बारे में मैंने अभी बताया कि वो करता क्या था, वो चैन से सोता था, चैन की नींद सोता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज हैप्पी एंड कंटेंट, क्योंकि वो खुश था और संतुष्ट था। बट वो वाइज मैन आया ना, वाइज मैन आने के बाद उसने जो उसको पावर बताया, ताकत बताया, क्योंकि एक संतुष्ट आदमी ताकत पर भरोसा नहीं करता है। संतुष्ट आदमी तो जो है उसी में खुश रहता है, उसे ताकत नहीं चाहिए होती, उसे तो बस चैन और सुकून में ही मजा आता है, जो है उसी में मजा आता है। वो तो हर चीज में सुकून ढूंढ लेता है। वो क्या कहता है कि हे ईश्वर, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। उसको फूलों से भी प्यार होता है, कांटों से भी प्यार होता है। वो व्यक्ति कंटेंट होता है, वो कभी शिकायत नहीं करता। और जहां पावर की बात आ जाए, वो शिकायत करता है ना। पावर तो इसीलिए है ना, शिकायत करने के लिए, और उस पर जीत हासिल करने के लिए पावर होता है। तो बट, लेकिन उस दिन, बट दैट नाइट, यानी उस वाइज मैन के जाने के बाद, बट दैट नाइट द फार्मर कुडंट स्लीप प्रॉपरली। वो जो किसान है वो ढंग से सो भी नहीं पाया। वाई सो? क्यों नहीं सो पाया भाई? ऐसा क्यों? बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी एंड डिसकंटेंट। अब क्या था? क्योंकि वह नाखुश था। वह कैसा था बेटा? नाखुश था, उसकी खुशियां लुट चुकी थी। एंड डिसकंटेंट, और वो असंतुष्ट हो चुका था, क्योंकि उसको ताकत चाहिए थी। अब पहले तो संतुष्ट था ना, जितना दिया भगवान ने उतना पर्याप्त है। पर अब क्या है? अब तो संतुष्टि खत्म हो चुकी है, अब तो खुशियां खत्म हो चुकी है। अब वो कैसा हो चुका है? बेचैन हो चुका है। ही वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश है, दुखी है। ही ही वॉज डिसकंटेंट, और वो कैसा था? अब वो डिसकंटेंट था, अब वो बहुत असंतुष्ट था। इसके बाद क्या होता है कि इससे पहले हमने एक बात की थी। क्या बात की थी? बोले ही वॉज हैप्पी एंड ही वॉज कंटेंट। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज कंटेंट, और ही वॉज कंटेंट बिकॉज ही वॉज हैप्पी। अब ठीक उसकी उल्टी बात कर रहे हैं। देखिए, एक वाइज मैन के आने से उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। He was unhappy because he was discontent, and he was discontent because he was unhappy. Oh my God, ये क्या हो गया? उसकी खुशियों को नजर लग गई। बेटा, ये वाइज मैन से बच के रहना बहुत जरूरी है। ये वाइज मैन जो होता है ना, एक बहुत खतरनाक होता है। ये बुद्धिमान आदमी आपकी खुशियों को छीन सकता है। किस तरह? जिस तरह इस किसान की खुशियों को छीन लिया है। मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रॉफिट का काम नहीं करना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि आपको वाइज नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल वाइज बनना चाहिए। लेकिन ये बुद्धिमानी के साथ साथ ना बेटा, आपके साथ पास ना एक चीज और होना चाहिए, दैट इज स्कॉलर। आपको स्कॉलर भी तो बनना चाहिए। स्कॉलर मतलब क्या होता है? विद्वान। विद्वान वो होता है जो किसी विद्या का यूज कैसे करते हैं वो जानता है। ये जो विद्या है ना, ये जो नॉलेज, ये नॉलेज का जो यूज करना जानता है, दैट इज दैट इज कॉल्ड स्कॉलर। उसको स्कॉलर कहते हैं। ये विद्या का यूज करना नहीं जानता है, ये विद्या का सिर्फ लाभ कमाना जानता है दुनिया से। ये दुनिया, वाइज मैन क्या करता है? ये विद्या को तो जानता है, विद्या इसके पास होती है, और विद्या स्कॉलर के पास भी होती है। विद्या वाइज मैन के पास भी होती है, विद्या स्कॉलर के पास भी होती है। लेकिन ये वाइज क्या करता है? ये वाइज मैन विद्या को यूज करके सिर्फ लाभ कमाना जानता है, और स्कॉलर मैन क्या करता है? ये भी विद्या का यूज करता है, पर इसे पता होता है राइट वे, द यूज ऑफ राइट वे, कि इस विद्या को कैसे यूज करना है इन अ राइट मैनर। हाउ टू यूज द नॉलेज इन अ राइट मैनर, ये स्कॉलर पर्सन जानता है। ये वाइज मैन तो सिर्फ लाभ कमाना जानता है। कई बार घाटा करके, कई बार नुकसान उठाकर भी व्यक्ति जिंदगी में खुशियों को प्राप्त करता है। रात भर जागना किसे पसंद है? लेकिन माँ जब अपने बच्चे को पालने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए रात भर जागती है, तो इसमें उसको खुशी मिलती है ना। लेकिन बुद्धिमान आदमी रात में जागेगा नहीं। वो क्या करेगा? वो एक नौकर लगा देगा कि यार मेरे बच्चे को रात भर तुम देख रेख करना, मैं तो चैन से सोऊंगा। ये बुद्धिमान आदमी का काम है, ये वाइज मैन का काम है। और स्कॉलर क्या करेगा? वो खुद ही जागेगा रात भर। जब माँ रात भर खुद जागेगी ना, तब उसकी ममता उमड़ कर आएगी, और तब तब वो रात भर जागने के बाद माँ को भगवान का दर्जा दिया दिया जाता है। वो भगवान बनी ना कब? जब वो स्कॉलर बनी। वाइज बनती तो क्या करती? वो सिर्फ पैसा देती, एक नौकर लगाती और अपने बच्चे की सेवा करवा देती। तो माँ भगवान होती है, पता कैसे चलता?
ये पता तब चला ना जब वो स्कॉलर बनी, उसने अपने विद्या का यूज यूज किया। कैसे किया? इन अ राइट मैनर। सिर्फ लाभ के लिए नहीं, तकलीफ उठाने के लिए भी उसने अपनी विद्या का यूज किया। तो ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज डिसकंटेंट, एंड ही वॉज डिसकंटेंट बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी। वो अब नाखुश था, दुखी था, क्योंकि वो असंतुष्ट था। और वो असंतुष्ट क्यों था? क्योंकि अब वो नाखुश था, दुखी था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अब वो करता क्या अगली सुबह? अब वो रात भर एक तो सोया नहीं। जो आदमी सोया ना हो रात भर, उससे किसी फैसले के लिए कहिए तो क्या उसका फैसला सही होगा? किसी चीज के निष्कर्ष पर वो पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं पहुंच सकता जो रात भर सोया ना हो। जो रात भर सोया नहीं, जो पूरी तरह से बेचैन है, उसका दिमाग कैसे काम करेगा? और वो आदमी फैसला ले ले, ओ माय गॉड, वो तो बर्बादी की तरफ ही जाएगा। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या करता है? एक तो रात भर सोया नहीं, और अगली सुबह की बात कर रहे हैं हम। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही मेड अरेंजमेंट्स, वो कुछ व्यवस्थाएं करता है टू सेल ऑफ हिज फार्म, और अपनी अपने खेत को बेच देता है। खेत बेच देता है। खेत कौन सा? वो खेत जो उसे हैप्पी रख रहा था, जो उसे कंटेंट रख रहा था, है ना, जहां से उसको सारी चीजें प्राप्त हो रही थी। वो वहां से क्या, हर प्रकार की खुशियां प्राप्त कर रहा था। अपने घर अनाज फसल काट कर अपने घर लाता था। उसकी पत्नी प्यार से बनाती थी, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, वो स्वयं बैठकर प्यार से खाना खाता था, और रात को चैन की नींद सोता था। वो जो चैन, वो जो सुकून, वो जो हैप्पी, वो जो कंटेंट जो उसको मिला था, वो कहां से मिला था? उस खेत से। उस खेत को बेच देता है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि रात भर सोया नहीं है ना, रात भर उसको नींद नहीं आई है। और जिसे नींद नहीं आई हो, वो फैसला कर रहा है। और कौन सा फैसला कर रहा है? कौन सा अरेंजमेंट कर रहा है? द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड अरेंजमेंट्स टू सेल ऑफ हिज फॉर्म, अपने पूरे खेत को बेच देता है। और उसका जो अमाउंट, जो पैसा आता है, टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, कुछ पैसा वो अपने परिवार को दे देता है कि भैया ये रखो, और तुम अपनी जीविका चलाना। एंड वेंट, और चला जाता है, इन सर्च ऑफ द डायमंड्स। किसकी तलाश में? डायमंड की तलाश में। इन सर्च ऑफ डायमंड्स, हीरो की तलाश में चला जाता है। उसने फैसला कब किया? एक तो रात भर सोया नहीं, नींद नहीं हुई उसकी पूरी, उसका दिमाग अभी कैसा है? बेचैन है, वो अनहैप्पी है, वो डिसकंटेंट है, और वो फैसला भी कर रहा है। और वो अपना खेत बेचकर, जहां से उसको हैप्पी और जहां से उसको कंटेंट मिल रहा था, सारी चीज बेचकर वो अपने परिवार को थोड़ा पैसा देता है, थोड़ा पैसा खुद रखता है, और निकल पड़ता है कहां? हीरे की खोज। पूरी खुशियां जिस खेत से मिल रही थी, उस खेत को उसने बेच दिया। अब क्या करता हूं? हीरे की तलाश में जाता है, तो ही लुक्ड ऑल ओवर अफ्रीका। वो पूरे अफ्रीका में हीरे की तलाश करता है, बट लेकिन ही कुडंट फाइंड एनी, परंतु उसे एक भी हीरा नहीं मिलता है। ही लुक्ड ऑल थ्रू यूरोप, पूरे यूरोप में ढूंढता है वो, पूरे यूरोप में ढूंढता है, लेकिन उसको, बट ही कुडंट फाइंड एनी, उसे हीरा ही नहीं मिलता है। वेन ही गॉट टू स्पेन, जब वो स्पेन पहुंचता है, ये गॉट टू का मतलब क्या है यहां पर? ये गेट टू है। और गेट टू के बाद अगर कोई प्लेस है तो वहां पहुंचना, इसका मतलब हो गया पहुंचना। यानी कि हम दूसरे रूप में कहें तो इसका मतलब हो गया रीच। वेन ही गॉट टू स्पेन, वेन ही गॉट टू स्पेन, जब वो स्पेन पहुंचा, ही वॉज इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली ब्रोकन। वो टूट चुका था, इमोशनली भी, फिजिकली भी, और फाइनेंशियली भी। अभी इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली क्यों टूटा? एक बात बताओ, जब वो पूरा अफ्रीका घुमा है, पूरा यूरोप घुमा है, फिर स्पेन पहुंचा है, इतनी बड़ी जर्नी उसने की, तो उसने कितनी मेहनत की होगी? क्या ये एक दिन में जर्नी हो गई होगी? अरे हम अपने जिले को पूरा नहीं घूम पाए, हम अपने पूरे राज्य को नहीं घूम पाए, हम अपने पूरे देश को नहीं घूम पाए अभी तक। और वो व्यक्ति, वो किसान कहां घुमा है? पूरा अफ्रीका घूम गया है, पूरा महाद्वीप घूम गया है, और उसके बाद पूरा यूरोप भी घूम गया है, दूसरा महाद्वीप घूम गया है। कितना समय बिताया होगा? कम से कम 15-20 साल तो लग गए होंगे उसको। इतना घूमता है, और उसको कहीं हीरा नहीं मिलता है। तो अब क्या होता है? वो भावनात्मक रूप से टूट चुका है कि यार मैंने इतनी मेहनत की और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। वो पूरा इमोशनली टूट चुका है। फिर फिजिकली, भाई उम्र के साथ क्या हुआ? उसका शरीर भी तो कमजोर हुआ ना, बुढ़ापा भी तो आया होगा, तो उसका शरीर भी पूरा टूट चुका था, अब ताकत नहीं थी। और शरीर में जब ताकत नहीं तो कैसे काम करेगा? और फाइनेंशियली भी टूट चुका था, पैसे भी खत्म। जितना वो खेत से लेकर आया था तो वो तो खत्म कर रहा था ना, खर्च कर रहा था। खेत बेचने से जो पैसा बचा कर लाया था, वो तो खर्च कर रहा था ना घूमने में, कमा थोड़ी नहीं रहा था, वो तो खर्च कर रहा था। तो फाइनेंशियली भी उसके पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब एक बात बताऊं, जिसके अंदर मन में ताकत हो और वो फिर शरीर कमजोर हो, वो भी व्यक्ति जी जाए। जिसका शरीर कमजोर हो लेकिन मन से वो मजबूत हो, उसका इमोशनली पावर बहुत स्ट्रांग हो, तो वो जिंदा रह सकता है। जिसका शरीर टूट जाए और उसके पास अगर धन है तो भी वो जी सकता है, कुछ नहीं, पैसा देगा और अपनी सेवा करवाएगा।
परंतु ये क्या, ये तो तीनों से टूट चुका था ना, इमोशनली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। ना तो उसके पास मानसिक हिम्मत थी, ना शारीरिक ताकत थी, और ना फाइनेंशियल दम था। पूरा टूट चुका था। तो ऐसा व्यक्ति करेगा क्या? ही गॉट सो डिसहार्टेंड, वो पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। ये डिसहार्टेंड शब्द को तो समझिए, बहुत प्यारा शब्द है भाई। ये बना कहां से? हार्ट से। हार्ट मतलब दिल, इसमें ई एन लगा दिया। हार्टन मतलब ये वर्ब हो गई, हिम्मत, हिम्मत करना। इसी की तो ये थर्ड फॉर्म है, हार्टन्ड। और इसमें लगा दिया मैंने डिस, डिस लगाने से ये उल्टा हो गया, यानी कि हिम्मत हार जाना। हार्ट, हार्टेन की बात करें तो हिम्मत करना, और डिसहार्टेन मतलब हिम्मत हार जाना। तो ही गॉट सो डिसहार्टेन, वो इतना टूट चुका था, इतनी हिम्मत हार चुका था, दैट की ही थ्रू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फेंक दिया। फेंकने का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज को फेंकते क्यों है? मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, अब ये पेन चल नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, इसकी स्याही खत्म हो गई। मैं क्या करूंगा? इसे रखूंगा कि फेंकूंगा? ऑफ कोर्स फेंक दूंगा। आई विल थ्रो इट, मैं फेंकूंगा इसे। मैंने क्यों फेंका? क्योंकि मेरे काम का नहीं है। एक तो कोई चीज हमारे लिए यूजफुल न रहे, उसे हम फेंक देते हैं। एक तो कोई चीज जिसे हम नफरत करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो नफरत करते हैं, फेंक देते हैं ना, छोड़ देते हैं। किसी चीज को छोड़ना या त्यागना, ये काम क्यों होता है? क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते, उसे, उससे नफरत स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है। अब उसके साथ क्या ऐसी कौन सी चीज थी जिससे उसे नफरत हो गई, जिस जो उसके लिए उपयोगी नहीं था? ये शरीर। ये शरीर उपयोगी नहीं था उसके लिए। उसको पता था यार, ये शरीर इतने दिनों से मेहनत करते आ रहा है, पर इस शरीर ने क्या किया? कुछ हासिल करके दिया ही नहीं। तो बोले इसको, इसका मैं क्या करूंगा? इसको फेंक दो। फेंक देता है वो इस शरीर को। ये आत्महत्या व्यक्ति करते क्यों है? किसी ने किसी से प्रेम किया, उसने उसको पसंद नहीं किया, वो मर जाता है। उसको लगता है यार मेरा प्रेम अधूरा रह गया। हाँ, बात ये नहीं है, वो उस प्रेम से अब नफरत नहीं कर रहा, वो अपनी शरीर से नफरत कर रहा है, कि इस शरीर में वो बात ही नहीं है कि मुझसे वो प्रेम करे, जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं वो मेरे शरीर से प्रेम करे, ऐसी बात ही नहीं। ये शरीर उसके लिए यूजफुल नहीं रहता है। उसे इस शरीर से नफरत हो जाती है, और इसको ले जाके वो फेंक देता है। या तो वो मर जाता है, जहर खा लेता है, फांसी पे लटक जाता है, वट एवर। तो वो क्या करता है, इसके साथ भी यही स्थिति बनी यहां पर हमारे किसान के साथ। क्या बोले? ही गॉट सो डिसहार्टेंड, वो पूरी तरह हिम्मत हार चुका था, इस तरह कि दैट ही थ्रू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फेंक दिया। कहां? इनटू द बार्सिलोना रिवर। बार्सिलोना रिवर, नदी में फेंक दिया। एंड कमिटेड सुसाइड, और आत्महत्या कर ली। अपने आप को नदी में फेंक कर वो आत्महत्या कर लेता है। अब बताओ, इसने तो आत्महत्या कर ली ना, अब तो ये मर गया ना। कोई डेड बॉडी के बारे में बात करेगा? कोई डेड बॉडी के बारे में उसके पास बैठना पसंद करेगा? डेड बॉडी किस लिए होती है? उसको जला दो या उसको दफना दो, फेंको उसको, शरीर घर से बाहर निकालो। डेड बॉडी किसी काम की नहीं होती। जिसमें एक्शन नहीं है, जिसमें एक्शन नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। अब वो मर चुका है, उसकी आत्मा निकल चुकी है, उसके अंदर कुछ नहीं है अब। ये शरीर मिट्टी का है। जब तक इसके अंदर जान थी, जब तक इसके अंदर एक्शन थी, तब तक ये कौन था? कोई व्यक्ति था। और जैसे ही ये खत्म हुआ तो डेड बॉडी हो गई। और डेड बॉडी किस लिए? फेंक दो, कोई मतलब नहीं, काम का नहीं है ना। तो अब हम उसकी डेड बॉडी के बारे में क्या बात करें? चलिए उसके घर चलते हैं, क्योंकि उसके घर में कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा होगा, देखते हैं क्या हो रहा है। तो बोले बैक होम। बैक होम मतलब हम उसके गांव में चलते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है भाई वहां की, इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं। चलिए बैक होम, घर वापस चलते हैं। द पर्सन हु हैड बॉट हिज फॉर्म, वो व्यक्ति जिसने इसका खेत खरीदा था, वॉज वाटरिंग, वो पानी पिला रहा था। ये वाटर में वर्ब भी है बेटा, ये अपने आप में नाउन भी है, अनकाउंटेबल नाउन। ये अपने आप में क्या है? अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन भी है वाटर, और ये वर्ब भी है। ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है। हु हैड बॉट हिज फॉर्म, जिसने उसका खेत खरीदा था ना, उस व्यक्ति के पास गांव में हम चलते तो द पर्सन हु हैड बॉट हिज फॉर्म, वो व्यक्ति जिसने उसका खेत खरीदा था, वॉज वाटरिंग, ये पानी पिलाना हो गया, पानी पिला रहा था द कैमल्स, अपने ऊंटों को। एट अ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी का छोटा भाग, है ना, नदी का छोटा भाग, नदी कह सकते हैं आप इसको, या इसको आप नाला भी कह सकते हैं, जहां से पानी वानी भरते हैं, या पानी कपड़े वपड़े धोने जाते हैं, गाँव में रहती है ना छोटी छोटी नदियां, स्ट्रीम। तो वहां पर अपने पशुओं को वो पानी पिला रहा था, कैमल्स को, ऊंट को। दैट, और ये दैट किसके लिए आया बेटा? ये दैट आया इस स्ट्रीम के लिए, कि ये जो नदी है जो बह रही थी, रेन थ्रू, वो बहकर जा रही थी कहां से? थ्रू द फॉर्म, खेत से होकर। बैक होम, चलो घर चलते हैं। द पर्सन हु हैड बॉट हिज फॉर्म, वो व्यक्ति जिसने इसका खेत खरीदा था, वॉज वाटरिंग द कैमल्स, वो ऊंटों को पानी पिला रहा था, एट ए स्ट्रीम, एक नदी में, दैट रेन थ्रू द फॉर्म, जो कि खेत से होकर जा रही थी। एक्रॉस द स्ट्रीम, एक्रॉस क्या है? प्रीपोजिशन है। अब उस
नाले के उस नदी के उस पार द रेज ऑफ द मॉर्निंग सन यानी सुबह की सूर्य की किरणें हिट पड़ी। हिट यानी मारना होता है, यहां हमारे लिए समय के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, पड़ना, जाकर गिरना। हिट ए स्टोन, एक पत्थर पर जाकर पड़ी। एंड और मेड इट स्पार्कल, और उसे चमका रही थी। सीइंग द स्पार्कलिंग स्टोन, उस चमकते हुए पत्थर को देखकर द मैन, उस आदमी ने थॉट, सोचा दैट इट वुड लुक गुड, कि ये बड़ा ही अच्छा लगेगा ऑन द मेंटल पीस, मन की शांति के लिए। Across the stream, the rays of the morning sun hit a stone and made it sparkle. Seeing the sparkling stone, the man thought that it would look good on the mantel piece. कि मानसिक शांति देगा, ये बहुत सुंदर दिख रहा है चमकते हुए पत्थर। He picked up the stone. तो उसने क्या किया, उस स्टोन को उठा लिया। And put it, और उसको रख दिया into the living room. अपने लिविंग रूम में ले जाकर रख दिया कि भाई बहुत बढ़िया चमकेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। अब उसी दिन क्या होता है, दैट आफ्टरनून द वाइज मैन केम एंड सा द स्टोन स्पार्कलिंग। उसी दोपहर में क्या होता है कि वो वाइज मैन जिसके कहने पर हमारा किसान कहां चला गया था, हीरे की खोज में। वाइज मैन केम, वो बुद्धिमान आदमी आता है और देखता है, क्या देखता है, सा, क्या देखता है, द स्टोन, उस पत्थर को, स्पार्कलिंग, जो चमक रहा था। ही आस्क्ड, और उसने फिर पूछा, किससे पूछा, उस किसान से। क्या पूछता है, इज हाफिज बैक, क्या हाफिज वापस आ गया। कमाल है, हाफिज क्या है, ये अब्जा के नाम आया भाई। ये हाफिज उस किसान का नाम था, वो फार्मर का, जिसे उसने हीरो के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, डायमंड्स के बारे में। और वो किसान क्या हुआ था, डायमंड्स की खोज में चला गया था। उसने उस चमकते हुए पत्थर को हीरा समझ लिया, और जैसे ही हीरे को देखा तो उसको क्या याद आया, बोले हाफिज वापस आ गया, लगता है इसको हीरा मिल गया। और हमारा हाफिज जो है वो कहाँ है, वो तो नदी में कूद कूद चुका है ना, वो तो आत्महत्या कर चुका है, मर चुका है, डेड बॉडी बन गया, खत्म हो गया। उसके शरीर को तो मछलियों ने अभी तक खा भी लिया होगा। तो उस चमकते हुए पत्थर को जैसे ही देखता है तो वाइज मैन क्या कहता है, वाइज मैन है ना, वो लाभ की बात, प्रॉफिट की बात ही करेगा। देखता है तो कहता है, क्या हाफिज वापस आ गया। तो वो मैन कहता है, मैन कौन, वो नया किसान जिसने उसके खेत को खरीदा था। द मैन सेड, नहीं, नो, बट व्हाई डू यू आस्क सो। बड़े आश्चर्य के साथ बोलता है, भाई तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसा, बट व्हाई डू यू आस्क सो, ऐसा क्यों पूछ रहे। उसको बड़ा आश्चर्य ना, कि अरे मेरे घर आया और हाफिज के बारे में क्यों पूछ रहा है, वो भी इतने सालों के बाद। तो द वाइज मैन सेड, तो वाइज मैन कहता है, देखिए कारण भी देखिए क्या बता रहा है, बिकॉज दैट इज अ डायमंड, वो इशारा करता है और बताते हैं क्योंकि ये तो हीरा है ना। अब जैसे हीरा को देखा तो उसको पता था यार, हीरा, हीरे की खोज में गया कौन था, हाफिज। तो बोले हीरा मिल गया मतलब हाफिज आ गया होगा। और कहता है कि आई रिकॉग्नाइज वन व्हेन आई सी वन, ये एक फ्रेज है बेटा, आई रिकॉग्नाइज वन व्हेन आई सी वन। इसका मतलब क्या, मैं देखते ही पहचान जाता हूं, मैं देखते ही। देखिए इसको हम पहले अच्छे समझते हैं, ये वन का मतलब क्या होता है, ये वन, एक, ओके, कि आई रिकॉग्नाइज वन, मैं एक को पहचान लेता हूं, वेन, जब, आई सी वन, जब मैं इस एक को देखता हूं, यानी एक को देखते ही मैं एक को पहचान जाता हूं। भाई एक देखा तो मैं उसको दो नहीं बोलता हूं, मैं एक देखा तो मैं एक ही बोलता हूं, दो नहीं बोलता उसको, है ना। तो यही तो कह रहा, मैं एक को देखकर एक एक पहचान जाता हूं, मतलब मैं देखते ही पहचान जाता हूं, एक प्रकार की फ्रेज है, इसका मतलब हुआ मैं देखते ही पहचान जाता हूं। आई रिकॉग्नाइज वन व्हेन आई सी वन, कि भाई ये हीरा है और मैं देखते ही पहचान जाता हूं। तो वो आदमी कहता है, द मैन सेड, नो, अरे नहीं भाई, दैट्स जस्ट ए स्टोन, ये तो मात्र एक पत्थर है। आई पिक्ड फ्रॉम, और मैंने इसको उठाया है, फ्रॉम द स्ट्रीम, कहां से, वो नदी से। और बोले यकीन नहीं आए, तो बोले मेरे साथ आओ, बोले कम, आई विल शो यू, चलो मैं दिखाता हूं। देयर आर मेनी मोर, वहां तो ढेर सारे हैं, वहां तो ऐसे कई पत्थर है चमकते हुए। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो दोनों, दे वेंट एंड पिक्ड सम सैंपल्स एंड सेंड देम फॉर एनालिसिस। वे दोनों जाते हैं और पिक्ड यानी उठाते हैं, सम सैंपल्स, अभी डायमंड नहीं बोल रहे, अभी स्टोन नहीं बोल रहे। देखिए सैंपल क्यों बोला, सैंपल का मतलब क्या होता है, नमूने। नमूने क्या होता है नमूना, अरे भाई ये बड़ी गजब की बात है, बड़ा गजब का शब्द, इसमें बड़ा अर्थ छुपा है। कुछ हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हो सकती। ये जो डायमंड है ना, इसके पास जो डायमंड दिख रहा है, ये डायमंड है या नहीं, अभी अभी डायमंड कैसे कह दे, नहीं कह सकते। पहले इसे क्या करेंगे, पहले इसे एनालिसिस करेंगे, इसे क्या करेंगे, इसे परीक्षण करेंगे, पहले इसको जांचेंगे, परखेंगे, तब पता चलेगा कि ये डायमंड है या नहीं। अभी तो ये सिर्फ नमूना है, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी सिर्फ नमूना है। तो दे वेंट, वे गए, एंड पिक्ड सम सैंपल्स एंड सेंट देम फॉर एनालिसिस, कुछ सैंपल्स उठाते हैं और उन्हें एनालिसिस के लिए भेज देते हैं। श्योर इनफ, अब बात पक्की हो गई थी, अब पूरा पता चल गया था, श्योर इनफ, काफी था इतना जानना, क्या, कि द स्टोन्स वर डायमंड्स, वो जो पत्थर थे वो क्या थे, वो डायमंड्स थे। एनालिसिस के बाद पता चला कि वो डायमंड है।
अब क्या हुआ, दे फाउंड दैट, अब फिर उनको पता लगा कि द फॉर्म वाज, कि वो जो खेत था इंडीड पूरी तरह से कवर्ड, ढका हुआ था, विथ एकर्स एंड एकर्स, एकड़ तक पूरा खेत का खेत, डायमंड्स ऑफ डायमंड्स, खेतों का खेत पूरा हीरो से भरा हुआ था। द स्टोन्स वर डायमंड्स, पता चल गया था कि वो पत्थर जो है वो हीरे हीरे ही थे। और दे फाउंड दैट द फार्म वाज इंडीड कवर्ड विद एकर्स एंड एकर्स ऑफ डायमंड्स, और पूरा उनका खेत ही का खेत हीरो से भरा हुआ था। ओह माय गॉड, गजब कर दिया। अरे वो किसान हीरे ढूंढने कहां गया, पूरे अफ्रीका में गया, पूरे यूरोप में गया, स्पेन गया, तो पूरी इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली पूरा टूट चुका था, और बाद में उसने क्या किया, नदी में अपने आप को फेंक दिया, आत्महत्या कर ली, कमिटेड सुसाइड, ही कमिटेड सुसाइड। और हीरे कहां थे, उसके घर में थे। गांव में छोरा बगल, गांव सॉरी बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, ऐसी बात हो गई यहां पर। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, क्या सीख सकते हैं हम, ये हमें सिखाना क्या चाहती है भाई ये कहानी। ये कहानी दरअसल हमें सिखाना ये चाहती है कि वेन आवर एटीट्यूड इज राइट, कि जब हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया अगर सही होगा, वी रियलाइज, तो हम महसूस करेंगे दैट वी आर वॉकिंग ऑन एकर्स एंड एकर्स ऑफ डायमंड्स, कि हम तो हीरो के खेत पे ही चल रहे हैं। अगर उस किसान ने का नजरिया सही होता, अगर उसने वहीं पे खोज की होती, तो उसके खेत में ही उसको हीरा मिल गया होता। हमें सही करने की जरूरत क्या है, हमें अपने नजरिए को सही करने की जरूरत है। नजरिया, वाह वाह क्या बात है, नजरिया क्या प्यारा शब्द है। ध्यान से समझिए, एक होता है नजर, नजर वो होती है जो आंखों से देख ले हम। आंखों से क्या है, आंखों से तो चीजें देख सकते हैं ना, जो सिर्फ दिखता है वो नजर आता है। लेकिन नजरिया क्या होता है, जिसे दिमाग देख ले। वाह क्या बात है। बोले सर गजब बात कर रहे हो, दिमाग कैसे देखेगा? बेटा जब दिमाग देखता है वही तो नजरिया बनता है। बात को समझिएगा, एक आदमी को देखते ही, मां ने जैसे बच्चे को देखा रोते हुए, बच्चे को जैसे ही रोते हुए देखा, उसे पता चल गया कि ये भूखा है। और वही पड़ोसी बोल रहा है यार तुम्हारा बच्चा कितना रो रहा है। नजरिया देखो, मेरी नींद खराब हो रही है, मेरा चैन छीन रहा है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। उसको उसमें परेशानी दिख रही है और मां को उसमें उसकी भूख दिख रही है। यह नजरिया का फर्क है बेटा। तो when our attitude is right, we realize that we are walking on acres and acres of diamonds, कि जब हमारा नजरिया सही होना, तो हमें यह समझ में आ जाता है कि हम जिस जमीन पे चल रहे हैं ना, उसके नीचे हीरे ही हीरे हैं। ये रियलाइज क्या है, ये रियलाइज भी बड़ी गजब की चीज है, इसको समझिए। ये रियलाइज जो है बेटा, ये बड़ी गजब की चीज है। क्या है, देखिए एक थिंक होता है, आदमी एक सोचता है। रियलाइज का मतलब भी सोच नहीं होता एक प्रकार से, कुछ लगना, मुझे लगता है, अगर मुझे बोलना है कि मुझे लगता है आप सही हो, आई थिंक यू आर राइट, है ना। एक फील होता है, फील यानी भी महसूस करना। बोले मुझे लगता है कि आप सही हो, बोले आई फील यू आर राइट। और बोले मुझे लगता है कि आप सही हो, तो ये रियलाइज भी है, आई रियलाइज यू आर राइट, आप सही हो। परंतु ये ठीक क्या, ये सोचना, कुछ भी सोचा जा सकता है भाई। मैं ये भी सोच सकता हूं कि मान लीजिए, एक बात समझिए, मैं सोचने को क्या, मैं तो ये भी सोच सकता हूं, मैं तो एरोप्लेन में उड़ रहा हूं, मुझे तो एरोप्लेन में उड़ने में बड़ा मजा आ रहा है ना। ये सोच है पर हकीकत नहीं है। मैं फील कर सकता हूं, मैं फील करूंगा तो भी अभी एरोप्लेन में नहीं बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो झूले पे झूल रहा हूं, मैं झूले पे झूल रहा हूं और मैं ऐसा फील कर रहा हूं जैसे मैं एरोप्लेन में झूल रहा हूं। ये मेरी सोच है, मैं एरोप्लेन में झूल रहा हूं, ये क्या है, ओनली फीलिंग है। लेकिन रियलाइज क्या होगा, अब मुझे रियलाइज कब होगा कि मैं एरोप्लेन में उड़ रहा हूं, जब मैं वाकई में इस एरोप्लेन में मैं बैठूंगा। जब मैं इस एरोप्लेन में बैठूंगा, तब कहीं मुझे पता चलेगा कि एरोप्लेन में बैठने का मतलब क्या होता है, एरोप्लेन में बैठने से कैसा मजा आता है, तब पता चलेगा मुझे। तो ये तो रियल है ना, ये क्या है, ये तो सिर्फ मन की सोच है यहां तक। लेकिन रियलाइज होना मतलब क्या है, रियलाइज होने का मतलब ही है कि वाकई में वो चीज करके दिख लेना। ये बना किससे, रियल, रियलाइज, रियल से बना है, मतलब सच्चाई का अनुभव हो जाना। और सच्चाई का अनुभव तो तभी होगा जब सच के पास जाएंगे। तो वेन आवर एटीट्यूड इज राइट, वी रियलाइज, तो हमें सच का पता चल जाता है दैट, जब हमारा एटीट्यूड सही हो, जब नजरिया सही हो, तो हम सच का पता लगा लेते हैं कि दैट वी आर वॉकिंग ऑन एकर्स एंड एकर्स ऑफ डायमंड्स, कि हम जो है हीरो के खेत पे ही चल रहे हैं। और एक बात याद रखना बेटा, अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज अंडर आवर फीट। ये जो मौके होते हैं ना, हमारे कर्मों में होते, हमारे कदमों में होते, हमारे नीचे पड़े होते। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती इन्हें पहचानने के लिए, सॉरी, इन्हें पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज अंडर आवर फीट, हमेशा अपने कदमों में होते हैं, हमेशा अपने पैरों के नीचे होती है अपॉर्चुनिटी। जरूरत क्या है, ऑल वी नीड टू डू इज, जरूरत क्या है कि ऑल वी नीड टू डू इज रिकॉग्नाइज इट, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। हमें जरूरत क्या है, वी नीड टू डू, हमें जो करने की जरूरत है वो क्या है, इज, वो है रिकॉग्नाइज इट,
कि बस इसको पहचान लो। मौके को हम पहचान नहीं पाते। हमारे उस किसान ने भी तो वही किया। मौके तो उसके जमीन में थे ना, हीरे तो उसके खेत में थे, परंतु वो पहचान नहीं पाया और भटकते रहा। कहां? पूरे अफ्रीका, पूरा यूरोप, स्पेन जाके उसने किया क्या? अंत। जिंदगी का अंत कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो अपॉर्चुनिटी तो हमेशा कहां होते हैं? अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज अंडर आवर फीट। वेन पीपल डोंट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, जब लोगों को पता ही नहीं होता ना कि अपॉर्चुनिटी को पहचाने कैसे, जो आपके सामने खड़ी है, दे कंप्लेन, तो वो शिकायत करते हैं ऑफ नॉइज, शोर का। वेन इट नॉक्स, जब ये दरवाजा खटखटाती है ना, तो ये खटखट की आवाज भी उन्हें शोर लगती है। ये अपॉर्चुनिटी शोर कर रहे हैं, मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं बोले, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे। एक व्यक्ति है, वो अपने घर में बैठा है और अपने किसी मित्र का इंतजार कर रहा है। वो आया नहीं, आया नहीं, उसको नींद लग गई, आंख आंख लगी हुई है। अब उसका मित्र जब आया तो उसने दरवाजा खटखटाया, तो वो क्या बोलता है, कौन है यार, शोर क्यों कर रहा है, क्यों खटखट कर रहे हो, सोने दो। अपॉर्चुनिटी यानी उस जिससे मिलना था ना, उसका दोस्त आ गया था, पर वो क्या बोल रहा है, क्यों शोर कर रहे हो यार, उसको शोर लग रहा है, वो खटखट की आवाज आ रही है, जिसका तू इंतजार कर रहा था वही तो आया है, पर तू नींद के चक्कर में क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पा रहा है। तो वेन पीपल डोंट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, दे कंप्लेन ऑफ नॉइज व्हेन इट नॉक्स। जब अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाती है ना, तो आप क्या कहते हैं, शोर हो रहा है, शोर बंद करो, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी को पहचानना ही नहीं जानते हैं। और एक बात याद रखना कि द सेम अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस, कि एक जैसी जो अपॉर्चुनिटी, एक जैसे जो मौके, वो दोबारा कभी नहीं आते। हो सकता है द नेक्स्ट वन में बी बेटर, कि जो अगला जो है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता जैसे आज मिला है, या फिर और वर्स, या फिर बहुत ज्यादा खराब भी हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं होगा जैसा आज मिला है। बट इट इज नेवर द सेम वन, परंतु एक जैसा कभी नहीं होता। मौका एक जैसा नहीं आएगा। मौका जो आएगा तो बेहतर भी आ सकता है या फिर बुरा भी आ सकता है, पर जैसा अभी आया वैसा कभी नहीं आएगा। याद रखना, हम करते क्या है, हमने हम उस किसान की तरह मौके की तलाश में बाहर जाते, जबकि मौका तो हमारे कदमों के नीचे ही रहता है। वॉट यू आर लुकिंग फॉर इज अंडर योर नोज। जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हारी नाक के नीचे है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बोले गांव में छोरा बगल में, गांव सॉरी बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, कि बच्चे को तो गोद में रखा हुआ है और तुम पूरे गांव में दौड़ लगा रहे हो। किसी ने बोला, अरे वो देखो बच्चा है, बोले बच्चा, बच्चे को कुत्ता काट रहा है बोले। तो एक महिला झाड़ू लगा रही थी अपने बच्चे को गोद में लेके, उसको लगा कि मेरे बच्चे को ही काट दिया। वो जो दौड़ लगाई, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, पूरा गांव का चक्कर लगा लिया, और वापस आके अपने घर में बैठी है, भगवान मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। अब वो जब घूम रही थी ना, जब वो घूम रही थी तो बच्चे को बड़ा मजा आ रहा था, वो मजा ले रहा था चुपचाप, क्योंकि उसको तो घूमने को मिल रहा था गांव में। अब जैसी आती है थक कर ये अपने आंगन में बैठती है, अब जैसी बैठती है तो बच्चों को लगता है, अरे माँ बैठ क्यों गई, मुझे घुमा रही थी अच्छा खासा। और जैसी बैठती है तो ये रोना चालू करता है, तब पता चलता है, अरे बच्चा तो मेरे बगल में है, मेरी गोद में है। बोले गांव में बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज अंडर योर नोज। जो तुम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी नाक के नीचे ही है। और याद रखना बेटा, द ग्रास अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीन। वो घास जो दूसरी तरफ हो ना, वो हमेशा ज्यादा हरा दिखाई देता है। अगर हम इसको ध्यान से समझे तो इसका मतलब क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे तेरे घर में तो मुर्गी बनी है, बड़े मसालेदार बनाई गई है, लेकिन तुझे क्या कर रहा है, वो तो घर की है ना। क्या कर रहे हैं हम, दूसरे के घर में जो दाल बनी है ना, उसमें हम मजा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गांव का देवता गांव में नहीं पूजा जाता। आपके गांव में अगर कोई मंदिर है और वहां मेला लगता है तो लोग क्या करते हैं, गांव के लोग वहां दुकान लगाते हैं, गांव के लोग वहां दुकान लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, और दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से दूसरे गांवों से लोग आते हैं और वहां पूजा करते हैं। कमाल है, कमाल है। गांव का देवता गांव में नहीं पूछते, दूसरे लोगों को वहां भगवान दिख रहा है और तुम्हें वहां बाजार दिख रहा है। द ग्रास अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर बज रहे तो अच्छा है। तो आइए इस कहानी को एक बार फिर से समझते हैं। अब डेफिनेटली ये कहानी मैं आपको बोलकर सुनाता हूं और आपको पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एकर्स ऑफ डायमंड्स। There was a farmer in Africa who was happy and content. He was happy because he was content, and he was content because he was happy. One day, a wise man came to him and told him about the glory of diamonds and the power that goes along with them. The wise man said, "If you had a diamond the size of your thumb, you could have own your you could have your own city. If you had a diamond the size of your fist, you could probably own your own country." Having said that, he went away. But that night, the farmer couldn't sleep properly. Why so? Because he was happy. He was unhappy and discontent, and he was unhappy because he was discontent, and he was discontent because he was unhappy. The next morning, he made arrangements to sell off his farm, took care of his family, and went in search of the diamonds.
He looked all over Africa, but he couldn't find any. He looked all through Europe, but he couldn't find any. When he got to Spain, he was emotionally, physically, and financially broken. He got so disheartened that he threw himself into the Barcelona river and committed suicide. Back home, the person who had bought his farm was watering the camels at a stream that ran through the farm. Across the stream, the rays of the morning sun hit a stone and made it sparkle. Seeing the sparkling stone, the man thought that it would look good on the mantelpiece. He picked up the stone and put it into the living room. That afternoon, the wise man came and saw the stone sparkling. He asked, "Is Hafiz back?" The man said, "No, but why do you ask so?" The wise man said, "Because that is a diamond. I recognize one when I see one." The man said, "No, that's just a stone I picked from the stream. Come, I will show you. There are many more." They went and picked some samples and sent them for analysis. Sure enough, the stones were diamonds. They found that the farm was indeed covered with acres and acres of diamonds. What is the moral of this story? When our attitude is right, we realize that we are walking on acres and acres of diamonds. Opportunity is always under our feet. We don't need to go anywhere. We don't need to go anywhere. We don't have to go anywhere. All we need to do is recognize it. When people don't know how to recognize opportunity, they complain of noise when it knocks. The same opportunity never knocks twice. The next one may be better or worse, but it is never the same one. What you are looking for, what you are looking for is under your nose. The grass other side always looks greener. How did you find this story? Please comment in comment box. Thank you.